हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी चैप्टर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था ट्रांजैक्शन और वाउचर्स के बारे में। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, लेज़र क्या होते हैं, उसमें उनकी पोस्टिंग कैसे होती है और वाउचर्स क्या होते हैं और वाउचर्स की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। देखिए, मैथ्स में भी इक्वेशन होती है, मैथ्स में बहुत सारी इक्वेशंस आपने पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर जो है अकाउंट्स में सिर्फ एक ही इक्वेशन है, वही आपको पढ़नी है और यही पूरी अकाउंटिंग की एक इक्वेशन है और इसी इक्वेशन पे सारी अकाउंटिंग निर्भर करती है। ठीक है, तो आपको ये अकाउंटिंग अच्छे तरीके से समझनी है। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो आगे आपको अकाउंटिंग नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये इसकी बेस है। ठीक है, पिछले टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में। ठीक है ना, तो इन्हीं से इक्वेशन ये बनी है और कैसे बनी है वो देखते हैं। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल। लेखांकन समीकरण लेखा पुस्तकों के नाम व जमा पक्षों के संतुलन पर आधारित है। इसके अनुसार व्यवसाय कुल संपत्तियों का योग सदैव उसकी देयताओं व स्वामी की पूंजी के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसे ठीक से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्योंकि आगे जो भी अकाउंटिंग होगी, जो भी बुक्स बनेंगी, वो हमारी इसी बेस पे बनने वाली हैं। देखिए, यहाँ पर पहले आते हैं मेरी एसेट। जितनी भी कंपनी की जो एसेट्स होंगी वो किसके बराबर होंगी? लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर। अब ये कैसे होती हैं? देखिए, अभी हमने पीछे ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, प्रॉफिट, लॉस, गेन, सेल, परचेज, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल। अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं या नहीं देखे हैं वो वीडियो, तो आप पीछे जरूर देखें ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिटेल में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। देखिए, मान लीजिए एसेट है, कंपनी ने कोई एसेट खरीदी, जैसे कि एक कंप्यूटर खरीदा। ठीक है, कंप्यूटर खरीदा तो ये एसेट है। अब ये एसेट आएगी कहाँ से? कंप्यूटर खरीदने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? चाहे तो मैं अपनी जेब से पहले पैसा लेके आऊँगा। अगर मैं कंपनी का मालिक हूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं पैसा लेके आऊँगा ना। अगर पैसा लेके आया मैं, ठीक है, तो मेरी क्या हो गई? वो कैपिटल हो गई, क्योंकि वो उसका जो पैसा जो इंट्रोड्यूस कर रहा है वो मालिक कर रहा है, ऑनर कर रहा है। तो ऑनर की जो भी कैपिटल है, जो भी वो अमाउंट पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो कैपिटल कहलाती है। या फिर क्या करूँगा मैं उधार लेके आऊँगा। उधार लेके आऊँगा तो क्या होगा? लायबिलिटीज़ हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो भी एसेट है वो कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर ही होगी। ठीक है, अगर ये कम ज़्यादा होती है तो मतलब जो बिज़नेस है, वो जो अकाउंटिंग है वो आपकी सही नहीं है, कहीं गड़बड़ है। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस पर हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे कि इसमें अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन डिपिक्ट्स द फंडामेंटल रिलेशनशिप अमंग द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट। इट इज़ कॉल्ड द बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एंड कैपिटल। ठीक है, ये जो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल हैं, ये हमारी बैलेंस शीट की आइटम्स होती हैं। ठीक है, अब बैलेंस शीट क्या होती है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, वो फॉर्मेट दिखाऊंगा उसकी, बैलेंस शीट होती क्या है, कैसे बनती है, तो आगे हम नेक्स्ट देखेंगे उसे। तो अभी तो यहाँ पर ये समझिए कि जो ये तो बैलेंस शीट के आइटम है और ये इनके रिलेशन को बताता है। रिलेशन को कैसे बताता है भाई? जो आपकी एसेट है ये लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर है। ठीक है ना, ये इसका रिलेशन है। एसेट का रिलेशन क्या है कि ये कैपिटल और लायबिलिटीज़ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इनके रिलेशन को बताता है। ठीक है, और इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कह सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा है या बैलेंस शीट इक्वेशन लिखा है तो आपको बनाना यही है। ठीक है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, और ये जो बैलेंस शीट है, और ये बैलेंस शीट में आता क्या है? यही तीन चीज़ आती है। हम बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं? बैलेंस शीट में एसेट दिखाते हैं, लायबिलिटी दिखाते हैं और कैपिटल दिखाते हैं, यही चीज़ बताते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ जब एंड यूज़र को, जो भी इसके इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं, वो उनके पास जाती है तो वो यही चीज़ देखते हैं कि कंपनी की एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है। कहीं वो ये क्या चेक करते हैं? वो चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी की लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, जो उसने एसेट दिखा रखी हैं वो लायबिलिटी सारा उधार पे है, होता नहीं है। कभी कभी जितने भी फ्रॉड वगैरह होते हैं उसमें क्या करते हैं? कंपनी की एसेट खूब सारी दिखाते हैं,
लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, वो आ कहाँ से रहा है, वो कैपिटल नहीं है, मालिक का पैसा नहीं है, वो क्या है, सारा उधार पे खरीद लिया है, लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, अब चुकाएंगे कहाँ से, तो कंपनी दिवाली हो जाती है उस केस में। तो ये रिलेशंस होते हैं, ये रिलेशनशिप है एसेट और लायबिलिटी कैपिटल का, ठीक है। At any point of time, resources of company entity must be equal to the claim of those who have financed these resources, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपनी जो है इसकी जो क्लेम है वो इसके रिसोर्सेज के बराबर होनी चाहिए, यानी कि जो हमने उधार लिया है किसी से तो इसको जो अमाउंट है इसका ये हमारे रिसोर्सेज के बराबर होना चाहिए, ठीक है। The proprietor and outsider provides resources of the business. The claim of proprietor is called capital and the outsider is known as liabilities, ठीक है। तो resources आते कहाँ से हैं, वो आते हैं हमारे कैपिटल और लाइबिलिटीज से। जितने भी हमारे रिसोर्स आएंगे वो इन्हीं से, जो भी एसेट हम परचेज करेंगे वो हम कैपिटल होगी चाहे मेरी लाइबिलिटी होगी। अब जो कोई ऑनर है, ऑनर अगर उसे पैसा दे रहा है तो वो कैपिटल हो गई, और अगर वो बाहर से किसी से उधार लिया है आउटसाइडर से तो क्या हो गई, वो लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ इक्वेशन इज द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट विच स्टेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट। और इस तरीके से जो बैलेंस शीट है वो एक स्पेसिफिक डेट पे, ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड यानी कि कोई एक स्पेसिफिक डेट यानी कि 31 मार्च को बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट इज द लिस्ट ऑफ एसेट्स, ठीक है, which the business entity owns. The liability side of a balance sheet is list of owners claim and outsiders claims. What the business entity owns. The equality of assets side and the liability side of balance sheet is an undeniable fact and justifies the name of accounting equation as balance sheet equation also, ठीक है। तो अब इसमें क्या होते हैं, एक तो बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो एक तो एसेट साइड होती है, एक मेरी लायबिलिटी साइड होती है। तो एसेट साइड में तो सारी एसेट्स आ जाएंगी, और दूसरी तरफ जो मेरी लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड में क्या आएगा, लायबिलिटी साइड में ऑनर्स का क्लेम आएगा, जो कंपनी के मालिक हैं उन्होंने कितना पैसा लगाया वो भी तो क्लेम कर सकते हैं ना बाद में। और दूसरा जो आउटसाइडर से पैसा उन्होंने उधार लिया हुआ है उसका क्लेम आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये एक रिलेशंस को दिखाती है, इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है कि लेखांकन समीकरण तुलना पत्र बैलेंस शीट को कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इस के विभिन्न घटकों के परस्पर मूलभूत संबंध को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसलिए इसे तुलन पत्र समीकरण भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है, तुलन पत्र व्यवसाय की परिसंपत्तियों, देयताओं व संपत्ति व पूंजी का विवरण है। कभी भी दिए हुए समय बिंदु पर यह आवश्यक है कि व्यवसाय की परिसंपत्तियों का मूल्य उसके वित्तीय स्रोतों की दावेदारी के बराबर हो। बाह्य देनदार व स्वामी व्यवसाय को चलाने के लिए धन उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए स्वामी की दावेदारी को पूंजी कहा जाता है और बाह्य देनदारों की दावेदारी को देयताएं। इस समीकरण का प्रत्येक घटक तुलन पत्र का भाग है, जो कि एक तिथि विशेष को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में उल्लेख करती है। जब हम किसी सौदे का विश्लेषण करते हैं तो वास्तव में हम यह जानना चाहते हैं कि उस लेन देन का व्यावसायिक इकाई की तुलन पत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। इस तुलन पत्र में परिसंपत्तियों वाली तरफ व्यावसायिक इकाई के स्वामित्व वाली सभी परिसंपत्तियों की सूची होती है तथा देयताओं की तरफ व्यवसाय की समस्त देनदारियों, चाहे वह स्वामी की हो या बाह्य देनदारों की, सूची में लिखी जाती है। तुलन पत्र में दोनों पक्षों के संतुलन स्थिति विवरण के नाम को न्यायसंगत बनाता है तथा लेखांकन समीकरण के नाम को तुलन पत्र समीकरण के नाम से जानने की सार्थकता को भी सिद्ध करता है। देखिए यहाँ पर एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है। बैलेंस शीट ऐसी बनती है, तो एक तो बैलेंस शीट होती है, ऊपर लिखते हैं बैलेंस शीट और किस डेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये 1 जनवरी 2015 की है बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पर एसेट आती है, ठीक है। अब एसेट में क्या क्या आता है, मेरा कैश आएगा, मेरी एसेट है। डेटर्स आएंगे, डेटर्स क्या हैं, डेटर्स वो हैं जिनको मैंने उधार पे माल बेचा,
उनसे पैसा मिलना है ना, पैसा तो आएगा, मेरा एसेट ही तो है, उससे मैं लूँगा ही लूँगा, छोड़ूंगा तो नहीं, ठीक है, वो मेरा एसेट है। ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, फिलहाल इसे छोड़ दीजिए क्योंकि आपके अभी मतलब का नहीं है, ये तो मैंने कहीं से उठा लिया है इसलिए लिखा हुआ है, तो इसे आप वो इग्नोर करिए। स्टॉक, स्टॉक क्या है? जो मेरा मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ है, गोडाउन में पड़ा है, जो मैं बेचने के लिए बेचूंगा, ठीक है, वो स्टॉक भी मेरा एसेट ही है। प्लांट एंड मशीनरी खरीद रखी है मैंने, कोई प्लांट है, मशीनरी है, ठीक है, इक्विपमेंट्स हैं। पेटेंट्स कुछ ले रखे हैं मैंने, ठीक है, ये हमने पीछे डिस्कस किया हुआ था कि इन सब के बारे में, एक एक आइटम के बारे में, वहाँ जरूर देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? मेरी एसेट्स हैं, ठीक है, ये सारी एसेट है मेरी। फिर लायबिलिटीज साइड, ये आ गई मेरी लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में क्या क्या आएगा मेरा? एक तो आ जाते हैं, पहले ये देख लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर मतलब कि ऑनर, ठीक है, कंपनी के जो मालिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टनर है उनके कैपिटल लिखी हुई है, कितनी कितनी कैपिटल है, यानी कि इन्होंने कंपनी शुरू करने के लिए कुछ पैसा अपने तरफ से इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो वो मेरे कैपिटल हैं। फिर दूसरी तरफ क्या है आगे? क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटीज़ हैं ये मेरी, किसी से उधार लिया हुआ है मैंने, मटेरियल माल लिया है वापस उधार, तो वो मेरे क्रेडिटर्स आ गए। इस तरीके से कुछ और भी हमने कुछ उधार लिया हो, लोन लिया हो, कर्जा लिया हो, तो वो सब सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमारी आ जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये समझ गए ना, ये बैलेंस शीट है मेरी, और बैलेंस शीट में इस तरफ में आती है लायबिलिटीज़ और इस तरफ आती है मेरी एसेट्स, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपको अच्छे से समझना जरूरी है। आगे जो है आने वाले वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन भी करके देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बनाते कैसे हैं, उसमें एंट्री कैसे करते हैं। देखिए, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता लग गई तो आपको बैलेंस शीट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम बैलेंस शीट्स भी बनाएंगे, तो हमें जब तक पता नहीं होगा कि मेरे को जो का आइटम है जो किस साइड लिखनी है, कैपिटल में लिखनी है, लायबिलिटीज लिखनी है या फिर एसेट में लिखनी है, जब तक वो पता नहीं होगा आप बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे, आगे अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। फिर जनरल एंट्रीज नहीं होंगी, जनरल एंट्रीज नहीं होंगी तो बुक में पोस्टिंग नहीं होंगी, लेजर नहीं बनेंगे, वो बनेंगे तो गलत बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इन्हें अच्छे से समझिए, ठीक है।